हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 24 तक पढ़ा था। एक बार हम सेक्शन 24 फिर से रिवाइज करेंगे एंड देन जो है हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 24 क्या बोलता था? सेक्शन 24 जो है हमें डिडक्शंस देता था हमारी नेट एनुअल वैल्यू से। नेट एनुअल वैल्यू कैसे आ रही थी? ग्रॉस नेट वैल्यू में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस जो भी पे किया है ऑन द प्रॉपर्टी उसे हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है, वहां से आती है नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू की कंडीशन क्या है कि हमें उसमें जो है दो टाइप के डिडक्शंस मिलते थे। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नेट वैल्यू का। ठीक है, और दूसरा होता था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, जिसमें कि हमें इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, इंटरेस्ट कौन सा? हमने जब प्रॉपर्टी एक्वायर किया था खरीदने के लिए, उसके ऊपर हमने जो कैपिटल लोन लिया है उस पे जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट रिमेंबर दैट, द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो है हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। तो सेक्शन 24 डिडक्शंस फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू में दो टाइप के डिडक्शंस होते हैं। डन? आ गया समझ में? अब इसमें थोड़ा सा डीप जाते हुए, डीप क्या कि लेट मी एक्सप्लेन यू यार। अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है तो उसमें हमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और वही अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? कि उसका रीजन ये है कि एक्चुअल रेंट आपका निल है, वहां पे आपको कोई रेंट नहीं मिला है। और रेंट क्यों नहीं मिला है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप खुद उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आपको रेंट कैसे मिलेगा? राइट, फाइन। आगे, और जब हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें हमें इंटरेस्ट की वैल्यू भी मिलेगी। फेयर इनफ, दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब इसी में आगे एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं सेक्शन 24, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें जो है काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें थोड़ा सा यही टेक्निकल है, यही सेक्शन टेक्निकल है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी चैप्टर है। यू ओनली सॉल्व क्वेश्चंस, दैट्स इट। प्रैक्टिस इज मस्ट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दो टाइप की कंडीशन है। क्या? अगर हमने लोन लिया है, लोन किस चीज के लिए लिया है? वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, फॉर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। किस किस चीज के लिए? रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तब मैक्सिमम 30,000 कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 30,000 ऑफ अग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट ना, पेड फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन। देखो, एक्विजिशन के लिए लिया है या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड थी उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करवाया हाउस प्रॉपर्टी का, तब जो है हम डिडक्शन ले रहे हैं। तब उसमें हम क्या देखेंगे? इफ लोन इज टेकन बिफोर 1/4/99 या फिर इफ लोन इज टेकन आफ्टर 1 April 99। अगर 1 April 99 से पहले लिया गया है लोन तो उसमें हमें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 30,000 का। कितने का मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा ओनली ₹30,000। बट इफ द लोन इज टेकन आफ्टर 1 April 99 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि 5 साल में कंप्लीट हो रही है। देखो, एक्विजिशन होगा अगर कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर हम कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में जो है कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड। ठीक है, मतलब जिस ईयर में हमने कैपिटल बोरो की है, सपोज करो कैपिटल बोरो की हमने 1 August 2006 को, ठीक है, तो फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 March 2007। अब यहां से 5 साल, 5 साल कौन कौन से हो गए? चलो यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें कि कौन से 5 सालों की बात हो रही है। ये 31 March 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक है, तो दैट इज 31 March 2012 से पहले ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तब
तब हमें कितने का डिडक्शन मिलेगा, प्लस हमें क्या मिल गया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल। एक सर्टिफिकेट होता है जो हमें बैंक दे देता है कि कितना इंटरेस्ट पेबल है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एक्विजिशन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी जो है आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी वो कंस्ट्रक्शन के लिए करनी पड़ेगी। अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है तो उस केस में हमें करनी पड़ेगी। इफ इट इज यस देन मैक्सिमम डिडक्शन इज ₹2 लाख। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मैक्सिमम डिडक्शन इज ₹30,000। कितना, ₹30,000 if both the conditions specified above is not fulfilled. If both the conditions specified above is fulfilled then it is ₹2 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना रिवाइज कर लिया सेक्शन 24। अब हम आगे बढ़ेंगे इन द चैप्टर विद सेक्शन 25। सेक्शन 25 हमें क्या बोलता है, सेक्शन 25 दैट इज इनएडमिसिबल डिडक्शंस। कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जिन्हें हम एडमिसिबल नहीं मानेंगे, जिसको हम ये नहीं मानेंगे कि ये डिडक्शंस एप्लीकेबल होंगे अंडर सेक्शन, मतलब अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इन एडमिसिबल डिडक्शंस। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि tax has not been paid or deducted from such interest and in respect of which there is no person in India who may be treated as an agent। मतलब अगर कोई इंटरेस्ट हमने पे किया है, इफ इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हमने कोई कैपिटल लिया था कहां से, फॉरेन कंट्री से, ठीक है, एंड उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे टू एक्वायर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट अगर हम जब पे कर रहे हैं तो कौन से केसेस में ये जो है हम इनएडमिसिबल डिडक्शन मानेंगे, जब नो टैक्स इज डिडक्टेड, नो टैक्स डिडक्टेड एंड देयर इज नो वन टू रिप्रेजेंट इन इंडिया एज एजेंट। ये जब क्वेश्चन आएगा तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनएडमिसिबल में जब हम कैपिटल लेंगे नॉट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तब जो है ये वाला सेक्शन 25 रोल में आएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 25A। 25A क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर एरियाज ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। मतलब सपोज करो आपको कभी किसी ईयर में रेंट नहीं मिला, रेंट रियलाइज ही नहीं हो पाया, जो आपका टेनेंट था उसने आपको जो है रेंट दिया ही नहीं, सो इट वाज एन अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो सेक्शन 25A किस चीज के लिए है, प्रोविजन फॉर एरियाज ऑफ रेंट and unrealized rent received subsequently। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर, हम उसको जो है अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे एंड उसके ऊपर हम म्युनिसिपल टैक्स एंड सेक्शन 24 डिडक्ट करके जो है हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। बट एक सिचुएशन ऐसी भी तो आती है कि एक्चुअल रेंट इज व्हाट, कि मतलब हमने कहीं ना कहीं अनरियलाइज्ड रेंट, जो रेंट हमें नहीं मिल पाया उसको हमने कंसिडर किया ही नहीं। ठीक है, अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो आपका टेनेंट है वो बोलता है अरे नहीं मेरे पास पैसा है, आपका जो मैंने 2 साल पहले से जो रेंट नहीं दिया था प्लीज इसे ले लो एंड मुझे जो है
बोलते ना ये उधारी नहीं रखनी है, ठीक है। अब वो अनरियलाइज रेंट 2012 का था जो आपको रिसीव हुआ इधर अब 2022 में, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 10 साल बाद रिसीव हो रहा है। तो क्या होगा, जब 2022 में आपको रिसीव हो रहा है तो इसका टैक्सेशन हम करेंगे 2022 में, ठीक है। किसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही करेंगे। अच्छा, उस केस में क्या होगा, उस केस में एक फॉर्मेट है, हम उसे फॉलो करेंगे। कैसा फॉर्मेट बता रही हूं। पहली चीज, अनरियलाइज्ड रेंट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसमें से हम डिडक्शन करेंगे, किस चीज का, 30% का। कौन सा वाला, 24A वाला, है ना। और जो भी वैल्यू आएगी ये जो है आपकी टैक्सेबल बन जाएगी, टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये ना टैक्सेबल तब भी होगी, सपोज करो ये 2012 का रेंट था और हमें 2022 में रिसीव हुआ। ये जो ओनर है ना, जो लैंडलॉर्ड है, उसने क्या किया था 2018 में, ये जो प्रॉपर्टी थी इसकी, ये वाला जो घर था इसका, है ना, ये जो इसका घर था, ये इसने सेल आउट कर दिया सपोज करो, बट इसको रेंट रिसीव हो गया 22 में, तब भी ये चीज जो है टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ये चीज नहीं कि हमने तो घर बेच दिया था, अब जो है हमें रेंट रिसीव हो गया, ये तो हम अपनी जेब में रख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 25A प्रोविजन ये बोलता है कि अनरियलाइज रेंट या एरियर्स रेंट उसी ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में हमने उसे रिसीव किया है। जिस ईयर में हमने उसे रिसीव किया हम उसी ईयर में उसे टैक्सेबल करेंगे, उसमें से हम डिडक्शन ऑफ 30% जो कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24A, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए सेक्शन 26 क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को-ओन्ड प्रॉपर्टी। को-ओन्ड प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी इज को-ओन्ड विथ 2 or more than 2 peoples, मीन्स आपकी एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उसमें आप और आपके पेरेंट्स में से कोई जो है को ओनर है, ठीक है, या फिर आपकी स्पाउस भी उसमें ओनर है। तो सेक्शन 26 क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को-ओन्ड प्रॉपर्टीज। को-ओन्ड प्रॉपर्टी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है जो भी आपके इनकम होगी वो प्रोपोर्शनेटली, मतलब कि अगर आपने जब प्रॉपर्टी परचेज की थी तो उसमें जो है इक्वल शेयरिंग है या फिर कोई रेशियो दिया हुआ है शेयरिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो उस केस में जो आपके सेक्शन 22 टू सेक्शन 25 के जो रूल्स हैं वो आपके जितने भी लोग उसमें को ओनर्स हैं, ठीक है, को ओनर्स को एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड ईच पर्सन, सपोज कर लो मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, इसमें को ओनर्स हैं एक प्रॉपर्टी में, है ना। तो बोथ आर एलिजिबल फॉर, एलिजिबल किसके लिए, डिडक्शंस। कौन सी डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 24B, इधर इट वुड बी 30,000 या फिर 2 लाख एज पर द कंडीशंस। कंडीशन कौन सी, कि ये जो है रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है या फिर एक्विजिशन के लिए लिया गया है, सो ऑन, ठीक है।